हेलो दोस्तों, मैं अंकित शर्मा अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा वो फ्री पार्टिकल है। देखिए, इसमें जो आगे का टॉपिक है वो बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी रिलेशन है। वो मैं आपको पहले भी लेक्चर्स में करा चुका हूं। इस वजह से मैं इस वीडियो में भी वो ऐड कर दूंगा। जिन बच्चों ने पहले नहीं देखा वो अब देख लेना। इस वीडियो में मैं मर्ज करके वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो वीडियो पूरी देखना। जिन्होंने देख रखा है, नोट्स बना रखे हैं, अच्छी चीज़ है। जिन्होंने नहीं बना रखे वो भी बना लेना। कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा, इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए कि मैं बीच में छोड़ दूंगा। देखिए, स्टार्ट करता हूँ मैं। हेडिंग डालिए फ्री पार्टिकल। मैं डस्टर मार्कर उठा लेता हूँ। हेडिंग डाल लीजिए आप फ्री पार्टिकल। अब फ्री पार्टिकल क्या है, अभी इसकी चर्चा करते हैं, घबराइए मत। हिंदी में तो आप जानते हैं मुक्त कण, लेकिन मैं इंग्लिश में ही कराऊंगा, हिंदी में नहीं कराऊंगा, ठीक। समझाऊंगा दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि हम सब अंग्रेज तो है नहीं, ठीक। लिखिए, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m in a physical space, in a physical space of volume v, in a physical space of volume v, full stop. We desire to calculate the number of microstates, the number of microstates. देखो, जिन्हें पता नहीं माइक्रोस्टेट्स क्या है, मैं बता चुका हूँ, पहले लेक्चर्स में देख लेना। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। ब्रैकेट में लिख दीजिए फेज सेल्स, माइक्रोस्टेट फेज सेल्स इन द एनर्जी रेंज 0 to E, in the energy range 0 to E, full stop. For a free particle there will be three corresponding position components, ठीक। 3 corresponding position components, 3 कंपोनेंट्स होंगे आपके। आप भली बात परिचित हो। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे आपके? 3। एक एक्स एक्स के अलोंग, वो मैंने क्यू एक्स मान लिया। वाई एक्सिस के अलोंग, वो मैंने क्यू मान लिया। जेड एक्सिस के अलोंग क्यू जेड। आप पी एक्स, पी वाई, पी जेड यानी कि पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन वो हम मोमेंटम के लिए मानेंगे, इस वजह से मैंने क्यों मान लिया, ठीक। एंड थ्री कोरस्पोंडिंग मोमेंटम कंपोनेंट्स, एंड 3 कोरस्पोंडिंग। देखो, आपकी ये बुक भी है, मेरे पास बहुत सारी बुक हैं, ठीक है। 3 कोरस्पोंडिंग मोमेंटम कंपोनेंट्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये हमने मान लिया कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट। हैंस वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट इन फेज स्पेस विल बी। आप भली बात ही जानते हो वॉल्यूम क्या होता है, सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक। तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। वॉल्यूम को मैंने किससे रिप्रेजेंट करवाया था? डी टो से। क्या? डी क्यू एक्स, डी पी एक्स, डी क्यू वाई। ये याद होगा आपको, पिछले लेक्चर्स में क्या था हमने? डी पी वाई, डी क्यू जेड, डी पी जेड। ये आप एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड मैंने एक साथ कंबाइन करके लिख दिया। आपको याद होगा, इससे पहले लेक्चर में हमने फेज सेल्स में ब्रेक किया था, और एक्स पी एक्स का मतलब क्या था? एच। आपको याद आ जाएगा अब थोड़ी देर में। ये भी एच, ये भी एच, ये भी एच, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? एच क्यूब। जल्दी फोटो खींच लो इसका, आंखों में नागिन बन जाओ सारे के सारे। नाउ द वॉल्यूम, इसे नोट करो और फिर लिखो, नाउ द वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस, when the particle energy lies in the range 0 to E, एनर्जी कहाँ? 0 to E, and its momentum lies between 0 to P, ठीक। is given by
ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम टोटल का वॉल्यूम निकालते हैं, टोटल फेज स्पेस का। तो मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये नोट कर लेना। अब हमें टोटल का वॉल्यूम निकालना है, ये चीज को ध्यान से समझना। वी फेज निकालना है। आपको पता है जब आप छोटी क्वांटिटी देते हो और बड़ी का निकालना होता है तो आप ऊपर नहीं दिख रहा, देखो हमें वी फेज निकालना है। अगर हमें छोटी क्वांटिटी दी हो और अगर हमें बड़ी का निकालना हो तो हम इंटीग्रेशन करते हैं प्यारे बच्चों, आपको भली बात ही परिचित हो आप। तो हम क्यू एक्स का इंटीग्रल करेंगे, क्यू वाई का करेंगे, क्यू जेड का, पी एक्स का, पी वाई का, पी जेड का। तो कितनी बार इंटीग्रेशन होगा, 6 बार। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप इंटीग्रेशन का मार्क कितनी टाइम मिलोगे, 6 टाइम। किसके लिए, एक तो आया आपका क्यू एक्स के लिए, दिख रहा है यहाँ, दिख रहा है। एक आपका आया क्यू वाई के लिए, एक आपका आया क्यू जेड के लिए। ठीक, देखिए यहाँ नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, यहाँ सामने भाई लाइटिंग हो रही है तो थोड़ा सा इधर की साइड, यहाँ रिफ्लेक्शन है, इस पर मैं सर्कल बना दे रहा हूँ। यहाँ मुझे अब लिखना नहीं है इसका मतलब। तो मेरा वॉल्यूम कितना आया, वी फेज दोबारा से लिख दे रहा हूँ बच्चों, सॉरी उसके लिए, असुविधा के लिए खेद है। ठीक, कितना, 6 बार इंटीग्रल। कुछ बच्चे सोच के घबरा जाते हैं 6 बार क्यों किया, भाई अलग अलग क्वांटिटी का कर रहे हैं। क्यू एक्स के लिए पहला, क्यू वाई के लिए दूसरा, क्यू जेड के लिए तीसरा। बताओ बेसिक। अब पी एक्स पी वाई पी जेड के लिए डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड हो गया। अब ये वाले अलग कर दे रहा हूँ, ये वाले अलग कर दे रहा हूँ, 3 का ऐसे 1 2 3। ये किसके लिए, लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ। तो डी क्यू एक्स डी क्यू वाई डी क्यू जेड, ये पोजीशन को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड पोजीशन यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड कर दिया मोमेंटम को रिप्रेजेंट। यो आपने मान ली वी फेज, एक फेज स्पेस का क्या निकाल रहे हैं हम, वॉल्यूम एक का निकाल रहे हैं फेज स्पेस का। यो आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, वी नो, हम जानते हैं। देखो जब इसका एक्स एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेशन करोगे, एक्स एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेशन करोगे तो लेंथ आएगी एक्स एक्सिस के अलोंग, यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग, यहाँ जेड एक्सिस के अलोंग। तो एल बी एच बन जाएगा। एल बी एच क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो आपका जो ये वाली क्वांटिटी है इसका इंटीग्रेशन करके है डी क्यू एक्स डी क्यू वाई डी क्यू जेड, कितना आ जाएगा, कोई वॉल्यूम आ जाएगा वी। देखो एक सिंपल सी चीज समझो यार, अगर मैं dx का इंटीग्रल करता हूँ तो क्या x नहीं आता, ये हमने पोजीशन ही तो माननी है। इसका y आएगा, इसका z, x लेंथ है, y ब्रेड्थ है और z हाइट है। तो इनके लेंथ ब्रेड्थ हाइट मिलके आपका क्या बन जाता है, क्या नॉर्मल जनरल वॉल्यूम नहीं बन जाता। तो इसकी जगह तो v आ जाएगा। अब यो क्वांटिटी किसे रिप्रेजेंट कर दिया इसमें हमें पता नहीं, तो हम इसमें मान लेंगे कि एक स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है p। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगी, एक स्फेयर को जिसका वॉल्यूम कितना होगा निकाल लेते हैं। ठीक, अब ये वाली क्वांटिटी देखो दिख रहा है आपकी, ये वाली डी पी एक्स डी क्यू वाई डी क्यू नहीं सॉरी पी वाई डी पी जेड, हमने क्या मान लिया, एक स्फेयर को रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट आ स्फेयर ऑफ रेडियस पी। एक ऐसा स्फेयर मान लिया जिसकी रेडियस कितनी है, पी है। तो ये क्वांटिटी हमारी किसे रिप्रेजेंट करेगी, इसलिए 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। सुना है गाना, ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, स्फेयर जानते हो, ठोस गोला, उसके आयतन के बराबर, आयतन ही तो है यो। तो अब वॉल्यूम क्या होता है उसका आपको पता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह रेडियस क्या माननी है हमने, पी। तो हम क्या लिख देंगे, 4/3 पाई पी क्यूब। छाप लो जल्दी। अब इक्वेशन 1 में हम वैल्यू रखते हैं, 1 में रखते हैं आपका डेरिवेशन पूरा। छापो जल्दी। पर मैं तो भूल गया, अब तो लाइव पढ़ नहीं रहे हो, आप तो यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, आप तो जरा सी देर में क्या करोगे, फोटो खींच लोगे इसका। ठीक ठीक भाई, यहाँ थोड़ा शोर हो रहा है उसके लिए क्षमा प्रार्थी। ठीक, पुट इन फर्स्ट, इसे रफ कर दे रहा हूं मैं। फर्स्ट इम्प्लाइज,
फर्स्ट में अगर मैं फेज सेल का वॉल्यूम निकालता हूँ तो फेज सेल का वॉल्यूम इसकी जगह पर तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई पी क्यूब। बताओ कोई दिक्कत? अब मैं नीचे का सारा रफ कर दे रहा हूँ। अब देखो ये मैंने इक्वेशन नंबर क्या मान ली, सेकंड। अब आप भली भांति चीज परिचित हो, आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। मैंने m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, ये मैं कई बार कर चुका हूँ। देखो भाई शोर हो रहा है बाहर, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, बाहर यहाँ वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क है यहाँ। तो हाफ क्या बचा ये, mv² अपॉन m, तो 2me, ये दोनों डिवाइड में थे, मल्टीप्लाई में mv क्या होता है आपका p, तो p²। यहाँ से p की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, √2me। ये आपकी p की वैल्यू आ गई नहीं, p की वैल्यू √2me। अब मैं इक्वेशन सेकंड में रख रहा हूँ। इक्वेशन सेकंड आपकी क्या बन जाती है, v फेज इक्वल्स टू v इंटू 4/3 पाई पी क्यूब। p की जगह आप क्या रखोगे, 2me की पावर 1/2 और 3 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये आपका आ गया पूरे फेज का वॉल्यूम। अब हमें एक उसका निकालना है, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, मैं रफ कर दे रहा हूँ फिर आगे चल रहा हूँ मैं। देखो मैं नोट करने का मौका इस वजह से देता हूँ क्योंकि बाद में तो आपने नोट करा लिया, ठीक, तो इस वजह से ताकि आप साथ में कर सको और आपको क्या है, फील आए कि आप लाइव क्लास में पढ़ रहे हो। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे नंबर ऑफ फेज सेल। नोट करो जल्दी, लो हट जाता हूं मैं। देखो ये तो आ गया टोटल फेज सेल का वॉल्यूम जितनी भी थी। अब हमें फेज सेल का क्या निकालना है, नंबर। अब आप ध्यान से समझना इस चीज को, इस चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। नंबर ऑफ फेज सेल, मुझे फेज सेल्स का नंबर निकालना है। देखो मेरे पास मान लो 10 फेज सेल थी, एज्यूम समझना 2 4 6 8 10, टोटल का वॉल्यूम मेरे पास 20 है और एक का वॉल्यूम मेरे पास 2 है। तो नंबर कितना होगा, टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ये फेज सेल की स्ट्रक्चर सेम होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम होती है, तो किसका होगा, एक का वॉल्यूम इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। ऐसी तो निकालते हो, एक का निकाल लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वॉल्यूम निकल आएगा। और यानी कि अगर आपको नंबर निकालना है तो टोटल वॉल्यूम से एक के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, सिंपल सी चीज है। यानी कि इसे ऐसे समझो, 10 बनाना है, बनाना छोड़ो, कुछ बनाना की कॉस्ट 20 रुपए है, कुछ बनाना की कॉस्ट 20 रुपए है, ठीक, और एक बनाना 2 रुपए का। तो कितने बनाना होंगे, टोटल में से एक को डिवाइड कर दो, तो इतने बनाना थे हमारे पास। तो हमें नंबर ऑफ फेज सेल निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज अपॉन दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ अ फेज सेल। एक फेज सेल के वॉल्यूम से क्या कर दो, इसे डिवाइड कर दो यार। ये आप निकाल चुके टोटल कितना, v इंटू 4/3 पाई 2me की पावर 3/2 अपॉन में क्या, वॉल्यूम ऑफ ए फेज सेल, एक फेज सेल का वॉल्यूम आपने निकाला तो था चीतो मेरे, h³। ये क्या आ गया आपका, नंबर ऑफ फेज सेल। जिन्हें ये इसे समझने में दिक्कत है भाई पुरानी वीडियोस देख ले, समझ में आ जाएगा फेज सेल का क्या सीन है, ठीक है। जल्दी छापो, नंबर ऑफ फेज सेल तो निकल आया मेरा सॉरी बच्चों, नंबर ऑफ फेज सेल निकल आया मेरा। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, आप देखो जनरली जो इन्होंने क्या किया है मैं वही बता रहा हूँ आपको। नंबर ऑफ फेज सेल जो आपके, मेरे तो यहाँ तक खत्म है, मेरा तो यहाँ तक ही खत्म है डेरिवेशन। कुछ बुक्स में आगे भी दिया हुआ होता है। देखो नंबर ऑफ फेज सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, φe से, ठीक। यो कहाँ से कहाँ तक था, 0 से e तक की रेंज में नंबर ऑफ फेज सेल, शुरू में थ्योरी में लिखा चुके थे।
तो इसमें वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, 4 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, 5 भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट और मास भी कांस्टेंट। तो आपका किस पे डिपेंड करता है? 3/2 पे, एनर्जी की 3/2 पे। ऑब्जेक्टिव वालों को ये वाली बात बहुत ध्यान रखनी है। किसी बुक में ऐसा भी क्या गया, किसी बुक में और थोड़ा सा आगे भी देगा, क्योंकि आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से जुड़े हो। ये स्टेटिस्टिकल फिजिक्स, आपकी रिलेटिविटी एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स, तो एक बार टॉपिक मैच कर लेना जब पढ़ लेना, ठीक। बाकी जो कृष्णा पब्लिकेशन की पढ़ रहे हैं, BS अग्रवाल पढ़ रहे हैं, JPN पब्लिकेशन की पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये सब सेम है, सेम है, ठीक। चलिए नोट कीजिए जल्दी और आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन द फेज स्पेस इन द एनर्जी रेंज, in the energy range E2 E plus D, E2 E plus DE, E2 E plus D। यो निकाला था हमने 0 से E तक, अब हम निकाल लेंगे E से E plus D तक। अब आपको कुछ नहीं करना है, जनरल बेसिक बिल्कुल। जो मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, उसे आप यूज प्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो ओमी से, ठीक। किसके बराबर होता है? डेल अपॉन डेल ई इंटू फाइव ई। फाइव ई का ई के रेस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंशियल कर दो। अब आपका नंबर ऑफ फेज सेल यही तो था आपका 5e, इसका ई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। देखो भाई मैथमेटिक्स बेकार है तो ध्यान रखना है, दुर्घटना घटी, सॉरी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठीक। फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। आ जाओ बोर्ड पर, ध्यान रखा करो अपना। देखो ये तो आपका कांस्टेंट है V4/3 पाई h3, ये तो आपका V4/3 पाई, ठीक। यही ले लेता हूँ 3h3, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसे, ठीक। अब इसका करता हूँ x की पावर n का क्या होता है? nx की पावर n -1, तो 3/2 यहाँ आ जाएगा, 3/2 यहाँ आ जाएगा, n x की पावर 2m e की पावर 3/2 -1 इंटू फिर अंदर वाली क्वांटिटी का वापस से करते हैं, तो 2m कांस्टेंट, e का कितना हो जाएगा? de। ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो प्यारे बच्चे, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, तो 2 पाई V/h3। ये यहाँ तो ये बचा 2 पाई V/h3, यहाँ तो ये बचा 2 की पावर 1/2, m की पावर 1/2, e की पावर 1/2, यही तो बचेगा। 2 की पावर 1/2, m की पावर 1/2, e की पावर 1/2। 3/2 में से 1 गया तो 1/2 ही तो बचेगा, इंटू 2m d, ठीक। अब आप पावर को कलेक्ट करके लिखिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई, पावर को कलेक्ट करके लिखिए। क्या आएगा? 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 प्लस 1/2 5/2, तो 2 की पावर तो कितना आ गया? 5/2। पाई ऐसा कैसा ही, v ऐसा कैसा ही, अपॉन h3 ऐसा कैसा ही आपका, ठीक। m की पावर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1/2 3/2 इंटू ई की पावर 1/2 डी। लो हो गया आपका, छाप लो जल्दी, आपका डेरिवेशन कंप्लीट। देखो प्यारे बच्चों, अब इससे आ गया है आपका बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी रिलेशन। वो क्या है मैं इस वीडियो में ऐड कर दे रहा हूँ, पुरानी वीडियो आप देख लीजिए, ठीक। तब तक के लिए आप मेहनत कीजिए, चलता हूँ मैं। और हाँ, वन मोर थिंग, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, इसके बाद वीडियो ऐड होगी। फिर भी अगर आपको हमारी नोटिफिकेशन या कुछ भी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आप पर लिंक आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक।
और हाँ दोस्तों, प्यारे बच्चों, लाइव क्लास का मैं कल आपको बता दूंगा। कल आपकी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको। मंडे से आपको लाइव क्लास का मैं टाइम दे दूंगा, उस टाइम आप रेडी मिलना। और इस बार का टाइम हम सुबह 6:45 नहीं रखेंगे, क्योंकि उस टाइम कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी। कुछ बच्चे बोल रहे थे हमारी केमिस्ट्री क्लास है, फिजिक्स की, और कुछ महानुभाव तो सोते रह जाते हैं। तो हम 10-11 बजे टाइमिंग रखेंगे। डोंट वरी, सब मिलेंगे लाइव। तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट। जाना मत, वीडियो देखना अगली। अभी कॉपी पेन लेकर तैयार है एकदम। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं बोर्ड पेन लिखता बोल देता हूँ, तो अगर आप कॉपी पेन ले रखोगे अपने पास तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी चीज़, स्पेशल पॉइंट्स भी लिखते चलिए जो मैं बोलता हूँ। तो आपका जो आज टॉपिक है, देखिए स्क्रीन का कॉर्नर दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ सॉरी, मार्कर में थोड़ी इंक नहीं है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। जो आज का टॉपिक है वो है, ये देखिए, बोल्ट्जमैन। आपने सुना होगा, थोड़ा सा लेंथी और हार्ड टॉपिक है। हम आपका माइकलसन मोडले एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया ऑब्जेक्टिव कराओ, ऑब्जेक्टिव कराओ। जो CCSU से जुड़े हुए हैं, जिस यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके लिए भी मैं बता दूंगा। वे एक बार मुझे या मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में बता दे कौन कौन से बच्चों की यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से मैं कराऊंगा। देखिए हम पढ़ने वाले हैं बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन। मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास आपकी। देखिए हमने इससे ही हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ। लैंग्वेज आप लिखिए कॉपी पेन खोलकर। देखिए, बोल्ट्जमैन derived a relation between entropy and probability of a system. This relation is known as बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी एंट्रोपी रिलेशन। देखो आप ध्यान रखना, एक बार और बोल रहा हूँ। बोल्ट्जमैन लिखिए, derived a relation between entropy and probability of a system. This relation is known as बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन। यानी कि बोल्ट्जमैन ने एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी में एक रिलेशन डराइव किया। इस रिलेशन को ही हम बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन बोलते हैं। देखो मैं जो एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करूंगा, मैं एस से करूंगा और प्रोबेबिलिटी को ओमेगा से। क्यों? क्योंकि बोल्ट्जमैन ने इससे ही रिप्रेजेंट किया। मैं रिप्रेजेंट करने का मतलब है सिंबल ये लूंगा, क्योंकि बोल्ट्जमैन ने भी यही सिंबल लिया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ये हमारी बुक है, BSc थर्ड ईयर की रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ये कृष्णा पब्लिकेशन की है। आपकी किसी भी पब्लिकेशन की हो, चाहे JPN की हो, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन आप बस बुक का नाम देखिए, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। यानी मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, बेफिक्र रहिए। ठीक, हम करने वाले हैं। हमने लिखा बोल्ट्जमैन derived a relation between entropy and probability of a system, then this relation is known as Boltzmann entropy probability relation। अब हमें माननी पड़ेगी, let us consider, माना किया ज्ञात कर दे कि let us consider S be the entropy of the system and omega be the maximum probability of the system. Let S be the entropy of the system and omega be the maximum probability of the system। हमने लिख दिया। लैंग्वेज लिखते चलिए, आप कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक। then entropy will be the फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि जो एंट्रोपी होगी ना, वो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी के इक्वल नहीं होती, वो प्रोबेबिलिटी के फंक्शन के इक्वल होगी। मैं ये रिलेशन भी उधर ही लिख दे रहा हूँ। देखिए दिख रहा है यहाँ तक तो? हाँ, बोर्ड काफ़ी दूर तक है, यहाँ तक है तो रिलेशन तो मैं यहाँ लिख ही सकता हूँ। ये मेरी हेडिंग है। देखिए मैंने क्या बोला अभी मैंने बोला लेट एस बी द एंट्रोपी ऑफ द system and omega be the maximum probability of the system, then entropy will be equal to the function of probability। यानी कि that is, इसे in a sense बोलते हैं रियलिटी में, लेकिन हमारे इधर that is चलता है। तो एंट्रोपी क्या होगी? आपका फंक्शन होगी। किसका फंक्शन होगी? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब मैंने क्या कहा, इक्वेशन 1 मान लो। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, लेट वी हैव टू सिस्टम्स A and B। लेट वी हैव टू सिस्टम्स A and B। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, थोड़ी छोटी हो जाएगी वीडियो। अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो टाइम लगेगा थोड़ा। लेट वी हैव टू सिस्टम A and B having
एंट्रोपी S1 एंड S2, यानी कि हमने दो सिस्टम मान लिए, एक की एंट्रोपी S1 एक की S2। लेट वी हैव टू सिस्टम A एंड B हैविंग एंट्रोपी S1 एंड S2, देन का मतलब तब आपका S किसके बराबर होगा, टोटल एंट्रोपी, कंबाइंड एंट्रोपी किसके बराबर होगा, देन कंबाइंड एंट्रोपी, कोमा लगाओ, S इक्वल टू S1 प्लस S2। ये मैंने इक्वेशन क्या मान ली, सेकंड। लेट, अब ये इक्वेशन सेकंड मानने के बाद लिखिए, लेट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, लेट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 बी द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, यानी कि कोई वैल्यू है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। आप जानते हो, आप पढ़ते होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। तो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 अगर आपने दो इंडिपेंडेंट माननी है तो इंडिपेंडेंट फंक्शन में ऐड नहीं होता, क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है। आप भली बात ही जानते होंगे अगर आप थोड़ा सा भी प्रोबेबिलिटी पढ़े हुए हैं। ये आपने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर थर्ड, दैट इज करके आप देन करके ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। अब मैं S1 S2 की अलग अलग वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट से मैं क्या लिख सकता हूँ, S1 इक्वल टू F ओमेगा 1, ये इक्वेशन नंबर 4, एंड S2 किसके इक्वल, F ओमेगा 2, ये इक्वेशन नंबर 5। देखिए बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन चल रहा है, मैं थ्योरी बोल चुका हूँ, क्या किस तरीके से ये आया आप लिख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे चल रहा हूँ, थोड़ा सा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपके लिए स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, जल्दी लीजिए फटाफट, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं भैया आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए जगह नहीं छोड़ते। अब मैं इस इक्वेशन में वैल्यू रख रहा हूँ, इस इक्वेशन में वैल्यू रखूँगा एक तरीके से, एक वैल्यू क्या लिखूँगा, S किसके इक्वल था आपका, S1 प्लस S2। तो S की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, F ओमेगा 1 ओमेगा 2, यानी कि S की इसके इक्वल है F ओमेगा की जगह। तो S की जगह क्या लिखोगे, F ओमेगा, और F ओमेगा लोगे दोनों तरफ FF। तो देखिए अब मैं तीनों चारों इक्वेशन को कंबाइन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ स्पेस है, चलो अभी तो है, अगली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। S की जगह क्या आ गया मेरा, F ओमेगा, और ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो इक्वेशन सेकंड से इन सब इक्वेशन को कंबाइन किया मैंने, S की जगह क्या आया, F ओमेगा, और ओमेगा की जगह ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो F ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ये किसकी जगह आया, S की जगह पर F ओमेगा, और ओमेगा की जगह पर ये आ गया मेरा, इज इक्वल टू S1 की जगह पर क्या आएगा, F ओमेगा 1 प्लस F ओमेगा 2, इक्वेशन नंबर 6। मैंने कुछ नहीं किया, S इक्वल टू S1 प्लस S2 था, S की जगह पर क्या लिखा है, F ओमेगा, और ओमेगा की जगह पर क्या, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। S की जगह पर F ओमेगा, ओमेगा की जगह पर ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। S1 की जगह पर F ओमेगा 1, S2 की जगह पर F ओमेगा 2। मैंने केवल ये किया, कुछ नहीं किया। इक्वेशन नंबर 6 मानो, अभी से भी इक्वेशन स्क्रीनशॉट लो, ऊपर का मैं रफ कर दे रहा हूँ, हम दिखाते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले परेशान हो, ऑब्जेक्टिव वालों के तो मजे, उन्हें तो इतनी रामायण महाभारत याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप आगे जाके कुछ लाइफ में करना है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप MSc फिजिक्स करना चाहते हो या आपको प्रोफेशनल लाइन में जाना है, कुछ भी करना है, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें कहाँ से आई। मैंने इक्वेशन मान लिया, मैं इसका क्या करूँगा, डिफरेंशियल करूँगा। पहले मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में। अगर मैं ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूँगा तो ओमेगा 2 मैंने क्या माना, कांस्टेंट, ठीक। ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन 6 विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा 1 हैविंग कांस्टेंट ओमेगा 2, यानी कि ओमेगा 2 को कांस्टेंट माना, तो क्या आ गया मेरा, ओमेगा 2 तो कांस्टेंट। देखो एफ एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, एफ डैश एक्स, पता है फंक्शन का डिफरेंशियल ऐसे करते हो। अगर एफ एक्स वाई होता और वाई के रेस्पेक्ट में करते आप तो एफ डैश एक्स वाई हो जाता, और आपका वाई कांस्टेंट है तो वाई बाहर आ जाता, तो ये आ जाता। अब मैं ओमेगा 2 मैंने ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, और ओमेगा 2 कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा बाहर, इज इक्वल टू एफ डैश ओमेगा 1,
ठीक, कांस्टेंट वैल्यू इसमें है ही नहीं, ये कांस्टेंट है तो 0। ये इक्वेशन नंबर 7। अब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा 2 ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन 7 विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा 2 हैविंग कांस्टेंट ओमेगा 1। इस बार ओमेगा 1 कांस्टेंट रखना है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा एफ डैश ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। ओमेगा 1 कांस्टेंट है तो ओमेगा 1 बाहर आएगा, इज इक्वल टू ये कांस्टेंट तो ये 0, क्या बचेगा एफ डैश ओमेगा 2। इतना मेरा बचा। लीजिए जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अब हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके आपका रिजल्ट आ गया, जो हमें इक्वेशन लगानी थी बस वो रिजल्ट आने वाला है। मैं इक्वेशन 6 रफ कर दे रहा हूँ, मैंने इक्वेशन 6 रफ कर दी। अब देखिए आप बेसिक सी चीज़, ये मैंने 7 मानी है, मैंने इक्वेशन नंबर 8 मानी, मैंने 7/8 किया, यानी कि इक्वेशन 7 को मैंने इक्वेशन 8 से डिवाइड किया। देखिए मैंने आपको इजी बनाने की है, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन अपनी कॉपी में या बुक में देखना है, आपके ट्यूशन टीचर ने कराया, आपको समझने में बड़ी दिक्कत होगी। इक्वेशन 7/8 चाहे 8/7 करना, इस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं, आप कोई सी भी डिवाइड कर लो। देखो कैसे, यहाँ स्पेस है, x इक्वस टू वाई, p इक्वस टू क्यू, चाहे तो x/p इक्वस टू y/q लिख लो, चाहे p/x इक्वस टू q/y लिख लो। मैथ्स के स्टूडेंट हो, इतना तो आप जानते हो, सब इतना भी नहीं जानते तो क्लास छोड़िए और अपना कहीं घूमिए फिरिए मस्ती करिए, आपके बस की पढ़ना नहीं है, फिर इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब 7 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो एफ डैश ओमेगा 1 ओमेगा 2, एफ डैश ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेगी एफ डैश ओमेगा 1 अपॉन एफ डैश ओमेगा 2। मेरे पास ये वैल्यू बची। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप इसे नोट कीजिए जल्दी, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ कर दे रहा हूँ, जल्दी लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। ले लिया। देखिए बोर्ड ये मेरा काफ़ी बड़ा है, मेरी लेंथ से भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मुझे काफ़ी बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। अब भी आपको हो सकता है मोबाइल स्क्रीन पर छोटा ही दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं काफ़ी बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर क्या आ गया ओमेगा 2 एफ डैश ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 एफ डैश ओमेगा 1। ये देखिए 1 1 एक साइड, 2 2 एक साइड, यानी कि जनरल वे में अगर आपने बाइस लो चार्ज लो पढ़ा हो, अगर आपका P1 V1 बराबर P2 V2 होता था तो आप इसे क्या लिख देते थे, PV बराबर कॉन्स्टेंट, यही तो लिख देते थे। तो यहाँ भी देखिए ओमेगा 2 एफ डैश ओमेगा 2 इक्वस टू ओमेगा 1 एफ डैश ओमेगा 1 इक्वस टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ कॉन्स्टेंट के लिख सकता हूँ। कॉन्स्टेंट के लिखने का मतलब इन जनरल केस में क्या लिख सकता हूँ, जनरलाइज केस क्या आएगा मेरे पास, जनरलाइज केस ओमेगा एफ डैश ओमेगा इज इक्वल टू के, ये आएगा मेरे पास। मैंने जनरल केस लिख लिया। यहाँ 2 1 3 ले लेते तो वो आता ओमेगा 3 एफ डैश ओमेगा 3, ऐसे सारे की वैल्यू कांस्टेंट आती, तो मैंने जनरल केस ले लिया ओमेगा एफ डैश ओमेगा इक्वल टू के। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ, इसे सोल्व करके जो मेरा रिजल्ट आएगा वही होगा बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। आप भी सोल्व करवाइए, क्योंकि मैथ्स मेरा इतना ही अच्छा नहीं है। ओमेगा इक्वल टू के अपॉन एफ डैश ओमेगा, या पलट लेता हूँ जब ज़्यादा ईजी होगा, एफ डैश ओमेगा इज इक्वल टू के अपॉन ओमेगा। के तो कांस्टेंट है हमारा, मैंने इसका क्या इंटीग्रल ऑन इंटीग्रेट नहीं उल्टा लेते हैं। अब क्या, मैं इंटीग्रल से भी कर सकता हूँ, पर मैं क्या कर रहा हूँ डिफरेंशियल कर रहा हूँ, ठीक। डिफरेंशियल करके डबल डैश आ जाएगा, फिर डबल डैश की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, ठीक। उससे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, रुको, हाँ लेंथी पड़ेगा भाई, इंटीग्रल से ही शॉर्ट पड़ेगा, ठीक। तो हम इंटीग्रेट ही करते हैं, आप डिफरेंशियल इंटीग्रल दोनों से कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैथ के स्टूडेंट करिए, मैं तो अभी बोल रहा था मेरा मैथ बेकार है, मैं इंटीग्रल कर रहा हूँ। ये डैश था, डिफरेंशियल करके आया था, तो इसका इंटीग्रल करता हूँ तो एफ ओमेगा हो जाएगा। के कॉन्स्टेंट 1/x का इंटीग्रल क्या आता है log x, तो 1/ओमेगा का क्या होगा log ओमेगा प्लस अपने पास से सी भी तो करते हो, प्लस सी। बताओ इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ कर दे रहा हूँ,
यहाँ देखिए आपको याद होगा एस इक्वस टू एफ ओमेगा इक्वेशन नंबर 1 में मांगा था, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एस इक्वस टू के लॉग ओमेगा प्लस सी। यहाँ तक देखिए मेरा आ गया वैल्यू, लगभग हम बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन के बहुत पास पहुँच चुके हैं और वीडियो ज़्यादा लेंथी भी नहीं हुई। अगर मैं बोर्ड पे लिखता सारी थ्योरी तो बोर्ड भर जाता और एक लेंथी हो जाती, वीडियो कम से कम आधा घंटा पहुँचती। देखो अब मैं आगे चल रहा हूँ, सीधा सा मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे निकालता हूँ, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टी लगभग जीरो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो आपका एंट्रोपी भी कितना हो जाती है उस पर, जीरो हो जाती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, और प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। पता है इस चीज़ का, प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक, अब मैं इक्वेशन नंबर जो भी थी वो मैं इसे इक्वेशन ए मान रहा हूँ, ए में सारी वैल्यू रख रहा हूँ। ए इम्प्लाइज एस की जगह 0, टी की जगह 0 और सी, तो आपका सी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप ए में ये वैल्यू रखते हो तो आपकी सी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए, जल्दी मैं रफ कर दे रहा हूँ वीडियो पॉज करके। देखो मैंने रफ कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन ए में सी की वैल्यू रख दे रहा हूँ, तो आपका एस इक्वस टू क्या आ रहा है, के लॉग ओमेगा। यहाँ ई आता है वो आप लिखो, तो लिखो, देखो ये आपका क्या आ गया, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन वेयर के इज द कांस्टेंट। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, जूम ऐप पे क्लास चल चुकी है आपकी, चल चुकी नहीं सॉरी 17 तारीख से चलेंगी। आपको डेट और टाइम आपको मैं मेंशन कर दूंगा किस पर, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हालांकि मैंने स्टेटस लगाया था, जिन बच्चों के पास मेरा नंबर सेव है उन पर पहुंच गया होगा। मैं बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों की जूम ऐप पर क्लास लूँगा। तो हमारा बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन क्या आया, एस इक्वस टू के लॉग ओमेगा, ये आया हमारा। ठीक, बस जिनका ऑब्जेक्टिव है उन्हें तो रिलेशन याद रखना है, इसका एंट्रोपी, ओमेगा क्या है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, और के क्या है कांस्टेंट। देखो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए दिखा दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं क्या, यही क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए अगर आपको स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन नंबर 22, देखिए दिख रहा है 22, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन दिख रहा होगा, लोअर पास से दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए अब देखिए आप, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन इज, ऑप्शन दिए हुए हैं चारों, और चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, एस इक्वस टू के लॉग ओमेगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 शायद अब क्लियर पड़ा हो, फोकस दिखा, यहाँ देखो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 19, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ देखिए आपको W1 W2 इंडिपेंडेंट दी हुई है प्रोबेबिलिटी, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यानी कि अभी हमने पढ़ा था जब आपको दी हो इंडिपेंडेंट तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो W1 इंटू W2। ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन आते हो जिनका थ्योरेटिकल है उन्हें लिखना ही पड़ेगा।